आपको पता चले कि वो शख्स पाकिस्तान के लिए कैसे सोचता था। जब हम हुकूमत से हटाया गया हमें, तो इमरान खान साहब ने अचानक फैसला किया कि मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ हूँगा। इससे पहले मैं एक प्रोफेसर था, मैंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो की नहीं थी, मुझे भी इसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की जान को बहुत खतरात होते हैं, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे जो टेररिज्म के हालात हैं दूसरे तमाम, तो उसमें मुझे चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। सबसे पहले तो मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनके साथ रहा था, तो मुझे ये पता था कि उनकी सिक्योरिटी कैसे, जाहिर बात है मैं तो उसे नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जाती है मैंने देख जरूर रखा था। तो सबसे पहले मैंने मीटिंग कॉल की, असद उमर साहब ने मेरी हेल्प की और हमने अपने टाइम सिक्योरिटी का सिस्टम सेट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि पेशावर में हमने एक जलसा करना है और उसके लिए पेशावर जाना है। हमें सिक्योरिटी थ्रेट था कि उन्हें बाय रोड नहीं लेके जाया जा सकता, हमला हो सकता है, उसके लिए जहाज का अरेंज करना। तो एज चीफ ऑफ स्टाफ की मेरी जिम्मेदारी थी कि जहाज का अरेंज करना है जो पेशावर लेके जाए। मैंने तो उससे पहले कभी जहाज बुक नहीं किया था, उबर ही की थी। तो मैंने असद उमर साहब को पूछा कि जहाज बुक करना है, उन्होंने कहा यार मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे पूछ लेते हैं और फिर करते हैं। हमने बातचीत करनी शुरू की लोगों के साथ और एक से पूछा, उसने कहा बिल्कुल हम आपको लेके जाएंगे। उन्होंने अपना कोड भेज दिया, हमें कितने पैसे लेंगे। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि माजरत हम किसी सियासी मकसद के लिए जहाज नहीं दे सकते। मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि बाजवा साहब ने मना कर दिया है कि जहाज नहीं दिया। अब मैं ये बात खान साहब को बताने से पहले मजीद कोशिश करना चाहता था। मैंने मजीद कोशिश की, एक और बंदे से 2, 3, 4, 5 जितने भी वहां पर कंपनी थी, इतनी थी 4-5, उनसे कोर्ट दिए। वो सारे पहले कोर्ट ने एग्री करें और अगले दिन कह दें या 2-4 घंटे बाद कह दें कि आपको जहाज नहीं दे सकते, गैर सियासी मकसद के लिए दे देंगे, सियासी मकसद के लिए नहीं दे सकते। अब हमारा तो काम ही सियासी था, गैर सियासी तो हमने कुछ करना नहीं था। तो अब जहाज जब कहीं से नहीं मिला तो मैंने खान साहब को बताया कि जहाज मुयस्सर नहीं आ रहा। तो कहते कोई बात नहीं, हम बाय रोड जाएंगे। मैंने कहा उसकी तो वो बहुत सख्त सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो तो हमें एडवाइस नहीं है। फिर मैंने कहा मुझे एक लास्ट कोशिश करने दीजिए, किसी ने मुझे कोई बंदा रिकमेंड किया। तो मुझे कनाडा के अंदर एक पाकिस्तानी का नंबर दिया गया, जो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका से यूरोप से लोग जाके वहाँ जहाज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बुक करती हैं, UN हो या और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए करते थे। उनको मैंने फोन किया तो लकीली वो PTI के निकल आया। उनको मैंने कहा कि भाई ये मसला है, पाकिस्तान में हमें कोई जहाज नहीं देता। उससे कहा फिर एक तरीके से मैं ले देता हूँ कि बुकिंग मैं करवाता हूँ, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपका जहाज हो गया हुआ है। अब लास्ट मिनट में जाके बैठिएगा, उनको यही होगा कि मेरा कोई फॉरेन क्लाइंट है और पैसे आप लोग मुझे देंगे, लेकिन मैं बुकिंग करूंगा। वो पाकिस्तानी थे, कंपनी भी पाकिस्तान में थी, रह कनाडा रहे थे लोग। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम पे बुकिंग करूंगा, अपनी कंपनी के नाम पे, और मैं कभी भी अपना कस्टमर बताता नहीं हूँ पहले भी कि कौन कस्टमर है, मेरे ही नाम पे बुकिंग होती है। इस दफा भी मेरे ही नाम पे होगी और आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बुकिंग हो गई। खान साहब को मैंने कहा कि जहाज हो गया। उन्होंने कहा कहाँ से? मैंने कहा ऐसे कनाडा से। तो हम भी सोच रहे थे कि जबरदस्त कनाडा के अंदर से जहाज मिला, जहाज भी जबरदस्त होगा, तेज तरार पहुंचेंगे वहां। अब हमने एयरपोर्ट पहुंचना था। अक्सर आपको वाकयात सुनाए जाते हैं, कभी अलीम खान साहब आके बताते हैं, कभी कोई बताता है फलां ATM था, इमरान खान पे इतना पैसा लगा। मैं आपको इमरान खान की सादगी की और उसके इर्द गिर्द की जिंदगी बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे पाकिस्तान के अंदर जितने भी असर रसूख वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या दूसरे हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर एक लाउंज होता है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके सामने तक आपकी गाड़ी चली जाती है और आप वहाँ उतरते हैं और उधर ही आपकी सिक्योरिटी होती है, इमिग्रेशन होती है, आप दूसरी तरफ से नहीं गुजरते। तो इवन बिजनेसमैन और तमाम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक फी होती है जो आप पे करते हैं। तो हम 2-4 दिन पहले तो हुकूमत में थे, तो पूरा एयरपोर्ट ही हमारा था। तो अब मैं सोच रहा था कि अब जो सबको फैसिलिटी है वो हमें तो मिलेगी। तो मैंने मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था, मैं चीफ ऑफ स्टाफ था विदाउट एनी स्टाफ।
तो मैंने उठा के फोन किया। अब आप ये सोच सकते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो इन सारे कामों के लिए खुद ही फोन कर रहा है। तो मैंने उठा के फोन किया एयरपोर्ट। तो वो जो एयरपोर्ट का बंदा था, जो उससे पहले हमारा कोई जानने वाला भी आता होगा तो उसको भी वो कोई ना कोई इज्जत देता होगा जरूर। तो उसने कहा नहीं माजरत, आपको वो लाउंज नहीं इस्तेमाल करने दे सकते, इजाजत नहीं है। मैंने कहा कहां से? उसने कहा आपको पता है कहां से नहीं इजाजत, तो आप रेगुलर रास्ते से जाएंगे। तो मैंने इमरान खान साहब को बताया कि वो मुझे परमिशन नहीं मिली, उसके लिए उन्होंने कहा है कि वजारत दाखिला का आपको NOC लेना पड़ेगा और कल जलसा है वो तो अभी हमें नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म में मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो हमें रेगुलर एयरपोर्ट के रेगुलर रास्ते से जाना पड़ेगा और अंदर हमारा जहाज होगा, उसमें हम बैठ सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं। खान साहब कभी इन चीजों पे कोई उनके प्रॉब्लम नहीं होते। हम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। मैंने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो मेरे लिए सिक्योरिटी नहीं हो सकती थी और ना मेरे पास कोई सिक्योरिटी थी, बाहर तक तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड जा सकते थे। तो मैंने साथ रिक्वेस्ट की मुराद सईद साहब को, अपने परवेज खटक साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये साथ आए और ये पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, ताकि जब मैं खान साहब को लेके आऊं तो ये साथ हो जाए। एक तरफ मैं हो जाऊं, एक तरफ मुराद हो जाए। शासन को हम 4-5 लोगों ने पब्लिक में से गुजार के ले जाए, क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं, तस्वीरें लेना चाहते हैं, उसी चक्कर में फिर लोग धक्के देते हैं, कपड़े खींचते हैं और कोई उसमें शर्पसंद भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी का लैप्स। तो चले कम से कम एयरपोर्ट की हदूद के अंदर जहां गार्ड्स को नहीं जाने देना, वहां ये लोग सिक्योरिटी कर लेंगे। तो ये लोग पहले पहुंच गया। मैं जैसे ही हम एयरपोर्ट के करीब पहुंचे तो हमारी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो बंद हो गई। एयरपोर्ट का गेट सामने नजर आ रहा है थोड़ी दूर, तो गाड़ी बंद हो गई। अब खान साहब जो है वो थोड़ी जल्दबाजी है उनकी तबीयत में, रुकते नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज एज चीफ ऑफ स्टाफ होता है, उनको रोकने का किसी काम से पहले। तो अब सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने उनसे पहली बात कही कि आपने नहीं उतरना, क्योंकि हो सकता है, अब मैं पूरी तरह ड्राइवर पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था कि हो सकता है उसने जान की गाड़ी वहां बंद कर दी हो। मैं तो इसी तरह से सोचूंगा उस टाइम कि हो सकता है जानबूझ के गाड़ी बंद की हो ताकि हम वहां से निकले। सामने जो एयरपोर्ट है, हम चल के जाने के लिए, और खान साहब की तो आदत है वो पैदल चल पड़ते हैं, तो कोई स्नाइपर बैठा और वो एम करे उनके ऊपर। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने बाहर निकलना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया कि ये सामने मैं पैदल जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, सीम समथिंग टू फिशी फॉर मी। तो मैं बाहर निकला, देखा और कोई गाड़ी हमारे पास बुलेट प्रूफ नहीं थी। खैर उस ड्राइवर को मैंने कहा यार दोबारा ट्राई कर, उसने 1-2 दफा स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम उस गाड़ी पे एयरपोर्ट के सामने पहुंच गए, खान साहब को उतारा। जैसे ही पब्लिक ने उनको देखा, पब्लिक जाहिर बात है मोहब्बत करती है, उनसे लिपट पड़ी। बड़ी मुश्किल से हम 4-5 लोगों ने निकाल के नॉर्मल पब्लिक के कॉरिडोर से पीछे लेके गए जहां पर फ्लाइट होनी थी, जहाज होना था। जब हम बिल्डिंग से निकले तो जिंदगी में मैं कभी परेशान नहीं हुआ, शायद जब मुझे मार पड़ रही थी तब भी परेशान नहीं हुआ। वो मोमेंट बड़ा परेशानी का था। आपने इंडियाना जोन्स की फिल्म देखी होगी, उसमें पुराने जहाज दिखाए जाते हैं। एक उसी तरह का जहाज सामने खड़ा था, उसके ऊपर कहीं पर पेंट सलामत नहीं था कहीं। अच्छा, तो खान साहब ने, मैं उनके यहाँ राइट पर चल रहा था पीछे साथ ही, तो उन्होंने मुझे इस तरफ मुंह करके कहा, क्योंकि वहां और भी प्राइवेट जहाज खड़े हुए थे, तो उन्होंने बीच में सबसे देख के कहा वो पुराने वाले ने हमें लेके जाना है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला है? तो कहते हैं आजकल जो कुछ हो रहा है वो नए वालों में तो हम नहीं जा सकते, इसलिए जाएंगे। तो मैंने कहा जी यही मिला है, क्योंकि वो जिस बंदे से मेरी बात हुई जो सामने खड़ा था, मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर का पता था, तो इसलिए मुझे पता था ये वाला जहाज। तो मुझे दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, उड़ता है? तो मैंने कहा आई डोंट नो, पता लगेगा बैठ के। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा कि तुमने क्या किया है, क्या स्टुपिडिटी की है और क्यों किया है और कहां से लिया। खैर उस जहाज में हम बैठ गए। अब जहाज के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत सीन थे, कालीन शालीन कुछ नहीं था, उसके अंदर लोहे के मेटल से वो सीटें कसी हुई थी, पुराना था जैसे कहीं बकरे शकरे से लाई होते हैं। उस जहाज में बैठ गए हम। अब जब हम बैठे तो जहाज स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट
ऐसे हुआ जैसे कोई बुजुर्ग खांसी करता है, पूरा जहाज लड़क के रह गया कि उधर खड़ा ही टूट जाएगा 2-3 मिनट। और वो स्टार्ट हुआ तो खान साहब अपनी तस्वीर पढ़ रहे थे, तो परवेज खटक साहब ने बड़े गुस्से से मुझे देख के कहा, मुझे लगता है तुमको बैरूनी एजेंट हो और हम सबको मारने लाएंगे। तो खैर वो जहाज भागना शुरू हुआ। यकीन कीजिए जब वो भाग रहा था तो ऐसे लग रहा था मैं मुगालता नहीं कर रहा कि उसका ये वाला भी टूट जाएगा या ये टूट जाएगा या वो दरमियान से टूट जाएगा। ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो हवा में जा सकेगा। तो खैर वो भागा और भागने के थोड़ी देर के बाद वो प्रोपेलर था पंखों वाला, तो वो भाग के जनाब को जैसी हवा में गया तो खान साहब ने मेरी तरफ देख के कहा गुड जॉब, उड़ता है। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। तो जहाज उड़ पड़ा। अब जब जहाज उड़ पड़ा तो तकरीबन नौशहरा के करीब हम गए और वहां पर कोई पॉकेट्स थी, जो एयर पॉकेट्स थी, उनमें वो जहाज को ऐसे लगा वो आगे से टूटा या पीछे से टूटा, उसमें से चीख चीख की आवाजें आई हर तरफ से। वो ऐसे ही था जैसे वो रस्सियों से बांधा हुआ हो। खुदा खुदा करके जब हम वहां पहुंचे तो मैंने फैसला किया कि इट इज टू रिस्की, इसमें इनको वापस नहीं लेके जाना। तो मैंने वहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर थे तब तक, महमूद खान साहब, जो अब लौटे हो गए हैं, तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी गाड़ी और आपकी सिक्योरिटी की गाड़ी और आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए होगी। अब मजबूरन मुझे खान साहब को इसी पे वापस लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब मैं उन्हें ये कह रहा था तो खान साहब ने ये बात सुन ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, ये हमें ले आया, इसी पे हम वापस जाएंगे। उन्होंने एक डू एवरीथिंग, अगर जिंदगी लिखी हुई है तो वापस पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो जैसे ये बात सुनी, परवेज खटक ने मेरे कान में कहा कि मुझे नौशहरा में काम है, मैं वापसी का और ये रेकॉर्ड पे है कि परवेज खटक फिर हमारे साथ वापस नहीं आया। वो वहीं रह गया। अगर वो वापस आ रहे थे, उनका प्लान था, अगले दिन की मीटिंग के अंदर वो स्केड्यूल थे, वो वहां से पतली गली से निकल गए और उन्होंने कहा कि मैंने नौशहरा जाना है। खैर जब जलसा हो गया, पेशावर का बहुत बड़ा जलसा था, उसमें से हम वापस निकलने लगे तो मुझे अभी भी याद है फैसल जावेद मेरे पास आया। उसने कहा जहाज में जगह है? तो मुझे शरारत सूझी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। साथ कासिम सूरी था, मैंने कहा आज तुम्हें भी साथ लेके जाता हूँ। जो जो मुझे नजर आया कि उस जहाज में पीछे सीटें थी, मैं सारे ले आया, मैंने कहा आ जाओ। तो जब जहाज चल पड़ा दोबारा वापसी पे, तो वो फिर उसने वैसे करके वो बेचारा खांसा खुंसा हवा में गया। तो जैसे ही गया तो फैसल जावेद मुझे कहता है कि जब ये भाग रहे, ऊपर स्मूथ हो गया सारी बातें, वो जाके कि मैं बड़ा परेशान था कि स्मूथ नहीं होगा, ये स्मूथ हो गया है। तो मुराद सही मुड़ के कहता नहीं, कच्ची सड़क अभी आगे आनी है जहां एयर पॉकेट थी। तो खान साहब का एक और आपको वाकया सुनाता हूं, पाकिस्तानी होने के नाते आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया है। खान साहब एक यूरोप के मुल्क में गए किसी काम से। उन्होंने अपने साथ सिर्फ नॉर्मली जब प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उनकी मिनिमम जो उनके साथ स्टाफ जाता है वो कम से कम भी उनका जो जाती एडीसी होता है, उनका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, दूसरे लोग 15-16 लोग मिनिमम होते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। वो सिर्फ अपने एक एडीसी को लेके गए, सिर्फ एक एडीसी को लेके गए उस जगह पर। और जो कमरा होटल में उन्होंने लिया वो इस तरह का लिया कि बेडरूम में वो सोएंगे और जो साथ लिविंग एरिया है उसके सोफे के ऊपर एडीसी सोएगा, ताकि आपके पैसे बचे, आपके मुल्क के पैसे बचे। और कुछ बातें ऐसी हैं कि वो जो होटल था वो बड़ा एक्सपेंसिव था। तो खान साहब ने उसे कहा कि वो एडीसी वापस आके मुझे सारी दास्तान बता रहा है, क्योंकि वो एक मेजर के रैंक का ऑफिसर होता है, उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ फ्रैंकनेस तो नहीं होती। तो वो आके मुझे बता रहे हैं कि सर मैं वहां पे बहुत फंस गया था मेरे साथ, तो मैंने आपको बड़ा मिस किया, आप होते तो चले हमारे हिस्से की डांट आप खाते, तो मुझे लगा कि एक्सपोज हो गए, बिल्कुल ही काम बढ़ा। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा उस होटल के अंदर खान साहब से मैंने पूछा सर आपने क्या खाना है? तो उन्होंने कहा कि जो सबसे सस्ती चीज है वो ऑर्डर करना। ये मुल्क आपके का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जो सबसे सस्ती चीज है वो ऑर्डर करना। वो कहता है अब मैं इस तरह के कभी किसी होटल में आया नहीं था, उनका जो रेस्टोरेंट था वो इस तरह का था कि उसकी खानों की मुझे समझ नहीं थी।
तो मैंने सबसे सस्ती जो चीज ढूंढी, ऑर्डर किया, तो वो ठंडी निकली। वो खाना ठंडा था, वो डिश जो थी वो ठंडी सर्व होती होगी, वो हो सकता वो सैलड हो, मुझे नहीं पता उसने क्या ऑर्डर किया। अब जब वो आई तो कहता कि आप, मैंने उसको देखा तो मैं परेशान हुआ कि आप मुझे डांट पड़ेगी और हो सकता है अगली दफा प्राइम मिनिस्टर मुझे लेके भी ना आए, क्योंकि वो आप सोचिए कि ब्रिगेडियर जो है उनका मिलिट्री सेक्रेटरी है, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, उनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो एडीसी मेजर होता है, वो जूनियर ऑफिसर होता है। तो कहता है कि मैं डरते डरते खान साहब के पास गया कि मैं एक ही हर जगह के ऐसे वाकयात हैं, लेकिन मैं ये आपको एक ही जगह के 3 वाकयात सुना रहा हूँ इमरान खान के। तो कहता है मैं डरते हुए गया और मैंने सामने खाना रखा और मैंने कहा कि सर मुझे ना पता नहीं, मैं ऐसे कभी किसी रेस्टोरेंट में खाया नहीं। तो आपने कहा था सबसे सस्ती चीज ऑर्डर कर दो, मैंने की थी ये ठंडी है। तो कहता है बजाय, हालांकि खान साहब गर्म खाना खाना पसंद करते हैं, मुझे पता है, उसको भी पता है क्योंकि वो देता था खाना। तो आगे से कहते हैं अच्छा है मैं जल्दी खा लूंगा, दैट्स फाइन। He didn't ask me कि मेरे लिए कुछ और ऑर्डर कर दो। और ये आप सबको पता है कि हम कोई भी ऐसा ना करें जैसे वो शख्स करता है। फिर अगली बात, खान साहब दूध ठंडा पीते हैं रात में, गर्म करके नहीं पीते, और उनको आदत है अगर वो लेट आए घर तो वो खाना नहीं खाते, सिर्फ दूध पी के सो जाते हैं। तो एडीसी को पता था, तो उसने, क्योंकि खान साहब बहुत पैसे बचाने के चक्कर में रहते, तो उसने मार्केट से बाहर से दूध खरीद लिया था। तो उसको ये नहीं पता था कि ये ठंडा पीते हैं या गर्म पीते हैं, तो उसने सोचा शाम का टाइम में गर्म दूध पिएंगे, तो उसने कप में डाल के माइक्रोवेव में वो गर्म कर दिया। तो जब रख दिया तो खान साहब कहते हैं कि मैं तो गर्म दूध नहीं पीता, दूध गर्म कौन रात को पीता है, बहुत सारे लोग पीते हैं, पर खान साहब के हिसाब से नहीं पीते। तो उन्होंने कहा गर्म दूध कौन पीता है? तो उसे कहा कि आप रहने दीजिए, मैं अभी और लेके आता हूं। उन्होंने कहा नहीं अभी ठंडा हो जाएगा, पड़ा रहने दो, मैं थोड़ी देर के बाद पी लूंगा। सो वो शख्स एक पैनी आपको बचाता था, एक पैनी। और ये मैं कोई स्टोरी सुनाई बातें नहीं, ये मैं वो बातें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मैंने लिव की हैं उस बंदे के साथ। हमारा आपको पता है सऊदी अरब के साथ एक कोल्ड रिलेशनशिप हो गया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दोबारा वार्म अप हुआ रिलेशनशिप। हमारा दौरा था, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था वो पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब उस पर जा रहे थे। अच्छा मैं अंदर से जाना चाहता था, लालच ये था, मैं कभी किसी फॉरेन विजिट पे नहीं जाना चाहता होता था, क्योंकि मैंने वहां पर बाजी मरियम औरंगजेब, बाजी मरियम सफदर, राना सनाउल्ला, वो जो दुम्बी से छुट्टियां होती थी सारी, उन सबका कोई कला कमा पीछे से रहने का काम मेरा जुम्मा लगा होता था। तो अगर मैं वो मोर्चा छोड़ दूंगा तो वो तो अपना काम जाए, तो मेरी बारी नहीं आती थी, मैं ना जाना चाहता होता, तो मेरा काम भी ऐसा नहीं था, और ना मेरी और प्राइम मिनिस्टर की जो अंडरस्टैंडिंग थी काम की, उसमें वो फिट आता था। लेकिन ये वाहिद विजिट था जिसमें मैं जाना चाहता था। लालच था कि रौदा रसूल के अंदर भी जा सकूंगा, खाना काबा के अंदर भी जा सकूंगा। लेकिन अच्छा खान साहब की एक और क्वालिटी है जो लोगों को नहीं पता, वो इनकार नहीं कर पाते। अगर आप उनके मुंह पे कोई बात उनसे पूछें तो इनकार नहीं करते, वो फिर कितने भी मजबूर हो फिर हाँ करते हैं। उनको लगता है इस बंदे का दिल दुखेगा ऐसे इनकार करूंगा। अब मुझे उनकी इस कमजोरी का पता था, लेकिन मैं इतना कमीना नहीं होना चाहता था कि मैं उनके मुंह पे उनसे पूछूं। हालांकि मैं होता तो सारा दिन उनके साथ, तो मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा जब अल्लाह को मंजूर होगा तो मैं कभी चला जाऊंगा, उम्रा तो किया हुआ था, लेकिन अंदर भी चला जाऊंगा जब कभी मंजूर होगा। और फिर मैं ये भी देखता था कि जब अगर अंदर जाने में मेरे भाई शेख रशीद अंदर चले जाते हैं तो अगर शेख साहब जन्नत में गए तो मैं भी चले जाऊंगा। तो खैर मीटिंग हो रही थी जाने से 2 दिन पहले, और मैं अपना कोई काम अपने ऑफिस में कर रहा था, तो भागते हुए एडीसी आया कि प्राइम मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं। तो अक्सर वो मुझे, मैं 99% मीटिंग्स में तो होता था, किसी में अगर मैं नहीं हूँ या मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ इस वजह से मैंने मीटिंग छोड़ दी है, तो उनको जरूरत पड़ती थी, वो बुला लेते थे। तो रूटीन की बात थी, तो मैं रूटीन की बात में मैं भी उसके साथ तेज चलते हुए मीटिंग में गया। तो जब पहुंचा तो वो मीटिंग के लिए नहीं बुलाया था, उन्होंने कोई बात करनी, तो उन्होंने इशारा किया कि मुझे करीब आके मैं बात सुनूं। तो उन्होंने मीटिंग के अंदर मुझे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम सऊदी अरब चले जाओ और तुम 2 दिन पहले चले जाओ, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। आई वांट कि मीडिया की जो प्रोजेक्शन है वो बेहतर हो पाकिस्तान के लिए, उनके लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। जो वहाँ पाकिस्तानी हैं उनसे इंगेज करो, उनके प्रॉब्लम सुनो, मुझे पता चले, क्योंकि मेरी बहुत
कर्टियस मीटिंग होनी है मोहम्मद बिन सलमान से लंबी, तो मैं वहां उनके सारे मसाइल भी रख सकूं, और तुम पहले होगे तो सारी चीजें देख लोगे, तो तुम 2 दिन पहले चले जाओ। अब मैं चाहता ही ये था अंदर से, तो मैंने कहा ये तो अल्लाह ने कोई कमत भेजी है कहीं से, मैं बड़ा खुश। मैंने कहा नहीं, नॉर्मली तो मैं खड़े होकर लंबी बात, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि इससे पहले अपना दिमाग बदल ले, तो मैं निकलना चाहता था मीटिंग से कि फिर मैं कहूँगा अब तो मैंने टिकट ले लिया, ये ले लिया, अब नहीं रुक सकता, तो मैं निकलने लगा। अब ये गौर कीजिएगा, ये आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, ये अपने गौर से हंसने की बात नहीं है, आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी टीम के कितने लोग जा रहे हैं, मैं क्योंकि उनका मीडिया हेड करता था, तो जब प्राइम मिनिस्टर जाता है किसी मुल्क पे, तो उसके साथ कम से कम जो फोटोग्राफर है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पीटी मुझे करेक्ट कर दे, मेरी तकलीफ सुन रहा होगा, कम से कम 6 लोग जाते हैं और उम्मीद तौर पर 9 लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं 6? एक ने स्टिल फोटोग्राफी करनी होती है, एक ने वीडियो फुटेज बनानी होती है, और एक इंजीनियर होता है साथ जिसने वो बॉक्स पकड़ा होता है जिसे लाइव करते हैं, और वो एडिटिंग भी करता है और पीछे फुटेज टाइम पे भेजता है। तो मिनिमम 3, और इससे कम आप कर नहीं सकते कुछ भी करके, इससे ज्यादा तो होते हैं, इससे कम नहीं। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ से निकल के उनकी अगली मीटिंग आधे घंटे बाद कहीं और है, तो ये टीम तो वहां नहीं पहुंच सकती इतनी तेजी से, उन्होंने एडवांस में, तो एक टीम वहां होगी, एक यहाँ होगी, तो अगर मल्टीपल सिटीज हैं तो फिर 9 होते हैं कम से कम। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे कितने लोग जा रहे हैं, अब ये गौर से सुनिएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे 6 लोग जा रहे हैं। तो मुझे कहते हैं क्यों 6 लोग जा रहे हैं? मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो 3 ले जाओ। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा एक जगह पे तो तुम्हारी ये 3 वाली टीम काम कर लेगी, दूसरी मीटिंग पे तुम पहले से चले जाना, तुम्हारे पास ये फोन है, इसमें तस्वीर भी बन जानी है, तुमने वीडियो भी बना लेना। मुझे कह रहा है कि 3 बंदे रोक लो ताकि फॉरेन ट्रिप के ऊपर पैसा खर्च ज्यादा ना हो, और मैंने आगे से कहा कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने सोच लिया, 3 लेके जाओ और खुद जाओ, और जरूरत हो तो अपना एक और फोन ले जाओ ताकि तुम दोनों चीजें इकट्ठी करो, तुम कर लोगे मुझे बता। अच्छा, सो अभी मैं वापस उनसे ये बात होकर मैं वापस पलटा, दरवाजे में पहुंचा और फिर पीछे से आवाज दी, और इस वक्त वो अभी भी वो सारे ब्यूरोक्रेट जिंदा हैं उस मीटिंग में, वो सारे बैठे हुए थे, और ये वाली बात, पहली वो बात मेरे कान में कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, शायद दूसरे लोग ना सुन रहे हो, लेकिन ये आवाज उन्होंने बाआवाज़ बुलंद की मुझे जब पीछे से पुकारा, और मैंने मुड़ के, और उन्होंने कहा कि हाँ मेक श्योर यू बाय योर ओन टिकट। तो मैं फिर गया उस ट्रिप के ऊपर, और मैंने अपनी टिकट खुद खरीदी। उस जहाज के अंदर जारी बात PIA का जहाज था, उसके अंदर सिक्योरिटी के लोग भी जा रहे थे। एक ही पॉलिटिकल, आजकल कहा जाता है कि पॉलिटिकल लोग बहुत ही बददियानत होते हैं, उसमें एक ही पॉलिटिकल आदमी था, वो मैं था, और वो वाहिद शख्स था जो अपनी टिकट लेके अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहा था, क्योंकि उसका रीजन ये था। तो मैं आपको सिर्फ चंद वाकयात इमरान खान के बताना चाह रहा था, जिससे आपको ये पता चले कि वो शख्स हर वक्त 24 घंटे पाकिस्तान की कौम का सोचता था, गरीब का सोचता था। उसको हमेशा ये होता था कि इस काम के करने से गरीब आदमी हमारे बारे में क्या सोचेगा। बहुत सारे लोग उनको आगे से कहते थे कि इससे क्या बचेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के, उनके लिए $500 का फोन खरीदा गया, तकरीबन $500 बनते होंगे, उधर तो ₹5 में खरीदा गया बाकी। और वो फोन क्यों खरीदा गया? वो फोन इसलिए खरीदा गया कि जो उनका फोन वो यूज कर रहे थे, वो हम नहीं चाहते थे कि वहां सिम कार्ड उसमें डालें, बाद में सिक्योरिटी की कॉम्प्लिकेशन आ सकती। उनको इस बात का नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था कि फोन नया खरीदा गया। जब वो वापस आए तो उन्होंने वो बिल देखा, और उसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि 1 दिन का उनका विजिट था, और जिसने पहले 1 दिन का विजिट किया था किसी भी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट ने, इससे भी शॉर्ट विजिट, जिसको अफगानिस्तान जब आप जाते हैं तो नॉर्मली आपको जो वो मुल्क होता है वो सिक्योरिटी गार्डियन भी देता है, होटल भी वो आपको होस्ट करते हैं। हमारे जब हम गए थे तो ताल्लुकात बहुत कोई अच्छे नहीं थे,
तो उस वक्त सब कुछ खुद करना पड़ा। तो जिनको सब कुछ अफगानिस्तान ने दिया था, उनका एक दिन का खर्चा उस प्राइम मिनिस्टर का $48,000 था विजिट का। इस दफा सिक्योरिटी, होटल, सब कुछ खुद किया था, और आपके भाई, आपके प्राइम मिनिस्टर का पूरे विजिट का खर्चा $8,000 था। और उस $8,000 के अंदर हमारी तमाम लोगों की दुर्गत बनी, क्योंकि उसके अंदर एक आइटम लिखी हुई थी कि $500 का फोन है जो खरीदा गया। तो उस पर उन्होंने पूछा कि ये फोन क्यों खरीदा गया है, उनको सिक्योरिटी की वजह बताई गई। तो उन्होंने कहा ये कौन सा मुश्किल काम था, ये शहबाज का फोन यूज कर लेते, तो वापस आ गई मेरे दिन यूज कर लेता है, किसी और का कर लेते, मुझे सिम डाल के देते तो उतनी देर के लिए वो यूज कर लेता। और यहाँ नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस फोन को यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे संभाल लें, जो भी अगला विजिट हो, जब जरूरत पड़े तो यही वाला फोन इस्तेमाल हो। एक एक पैसे का, एक एक पैकेट का हिसाब। ये आप सब कई दफा सोचते हैं कि आप इमरान खान से इतनी टूट के मोहब्बत क्यों करते हैं। आज जो ताकत में लोग हैं उनको भी ये समझ नहीं आती कि लोग इमरान खान से इतनी टूट के मोहब्बत क्यों करते हैं। इमरान खान ने अपनी कौम के साथ जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे मोहब्बत की है। तो ये मुमकिन नहीं है लोगों के लिए कि वो वापस से टूट के मोहब्बत करें। अब आगे कैसे बढ़ना है? आप अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं आगे क्या होगा। इमरान खान तो इस टाइम जिंदान में पड़ा है। इमरान खान के ऊपर तो वो जुल्म किया जा रहा है जो शायद पाकिस्तान में किसी कैदी में भी नहीं हुआ। उसको जिस बदतरीन हालात के अंदर रखा जा रहा है, कोशिश सिर्फ ये है कि वो किसी तरह से टूट जाए और वो ये कहे कि मुझे बाहर भेज दें किसी न किसी तरह से। कोशिश सिर्फ ये है, लेकिन बात असल में ये है कि इमरान खान टूटने वाला नहीं है किसी सूरत में। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस शख्स का ईमान इतना ज्यादा है अल्लाह के ऊपर, उसका ईमान इतना ज्यादा है कि तमाम फैसले अल्लाह की जात करती है कि आप उसके साथ जो भी करेंगे वो उसमें अल्लाह की रज़ा समझ के उसको जल जाएगा, खंदा पेशानी से उसमें से गुजर जाएगा। आपको आपने देखा कि एक बहुत नून लीग के लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं सोशल मीडिया। वो कहते हैं कि वकील आके तो बताते हैं कि खान साहब की हालत बहुत खराब है, और उनकी बहन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, खुश है। उन बेशर्मों को ये समझ नहीं कि वो एक बड़ा भाई है। वो बहनों को कैसे कह सकता है कि मैं वहां परेशान हूँ? वो जब बहनें मिलने आती हैं तो जैसे कोई भी गैरतमंद भाई नहीं कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। वो वहां से बैठ के बहनों को उल्टा सहारा देता है, उल्टा उनका हौसला बढ़ाता है। और यही मैंने इमरान खान को हमेशा देखा है कि वो खुद तकलीफ ले लेता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को हमेशा खड़ा करता है, दूसरे लोगों को हमेशा तगड़ा करने की कोशिश करता है। अब आगे चलने का रास्ता यही है। हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तानी के तौर पे, सबका, किसी एक का नहीं, सबका। और ये मैं कहूंगा जो हमारे दोस्त इस टाइम ताकत में ही, उनका भी नुकसान हुआ है। हमारा एक दूसरे से भरोसा टूटा है, हमारा एतमाद टूटा है, हमारी एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, वो टूटा है। माँ भी बच्चे को झटकती है, थप्पड़ भी मार देती है कभी, लेकिन उसके अंदर एक भरम होता है, एक रिश्ता होता है, उसके बाद साथ लगाती है, उसको एहसास होता है, अपने बच्चे से माफी मांगती है। आपने बहुत कुछ कर लिया है, आपने मार भी लिया है, आपने धत्कार भी लिया है, आपने धक्के भी दे दिए हैं, आपने सब कुछ कर लिया है। आप पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तानी कौम को साथ लगाइए। ये काम ऐसे नहीं चल सकेगा, ये एतमाद का रिश्ता नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे इर्द गिर्द के हालात देखिए, हिंदुस्तान देखिए, दूसरे मुल्क देखिए, उनकी किस्मत देखिए, और हमारे हालात देखिए, जितने हम आज बटे हुए हैं। कहीं नहीं, आप बातें सारी ठीक करते हैं, आप बिल्कुल आपकी बातें ठीक है। इकॉनमी ठीक नहीं होती जब तक पाकिस्तान के अंदर एक सुकून नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर इंतशार नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे। आपकी ये तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा
कि पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आवाम चाहती क्या है, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की फौज से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस आवाम ने आपको टूट के मोहब्बत की है। 1965 में ये आवाम कहीं से किसी जंग की ट्रेनिंग लेके नहीं आई थी, आपके साथ खड़े होकर इस आवाम ने वो जंग लड़ी। 2000 के बाद जब मुशर्रफ साहब की गलत फैसलों की वजह से हम पे टेररिज्म की जंग मुसल्लत हुई, इस आवाम ने आपके साथ खड़े होके 80,000 जाने दी हैं और एक एक दिन, एक एक पल आपके ऊपर फख्र किया है। इस कौम को आज भी आपकी उन तमाम कुर्बानियों के ऊपर फख्र है। ये कौम आज भी आपसे मोहब्बत करती है, इससे आगे भी आपसे मोहब्बत करना चाहती है। आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि वेयर थिंग्स वेंट साउथ, चीजें कहां खराब हुई हैं। अपने हमवतनों को साथ लगाइए, उनको झटकिए मत। इस टाइम सभी को इंक्लूड कीजिए, इंक्लूसिव पॉलिसी की जरूरत है। इस टाइम सबको साथ मिला के सबसे बात करने की जरूरत है। इकोनॉमी इस तरह से ठीक नहीं होगी। अगर इकोनॉमी डंडे से डॉलर नीचे आ सकता हो, अगर डंडे से आपकी एक्सपोर्ट ठीक हो सकती हो, तो फिर पहले तो ये जो चीनी वाले आजकल लूटमार कर रहे हैं, नया 500 अरब, पहले तो हम इन्हीं को ठीक कर लेते हैं। यहीं से पता चल जाएगा टेस्ट केस कि हम ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी ठीक होनी है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अभी मैं यहां आया था, मुझे किसी ने अपना तारुफ करवाया, मेरा ख्याल इन्होंने तारुफ करवाया, ये पीछे बैठे हुए। इन्होंने मुझे बड़े फख्र से एक बात बताई, हाथ मिलाया और बड़े फख्र से एक बात बताई। ये मेरी आंखों में देख के मुझे कह रहे थे कि मैं अभी पाकिस्तान गया था और अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से वापस आ गया। आप सोचिए कि कितनी तकलीफ की बात है। एक लम्हे के लिए सोचिए, कभी कोई अपनी माँ की आगोश में जाते हुए भी इतना डरता है। पाकिस्तान हमारी माँ है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी उस मट्टी के अंदर गुंदे हुए हैं। हमारे बुजुर्गों की कब्रें वहाँ हैं, हमारी बचपन की यादें वहाँ हैं, हमारा सब कुछ, हमारी जुबान, हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ वहाँ है। और आज हमारे लोग इतना डर गए हैं कि वो वहाँ जाते हुए डरते हैं। आप में से कितने लोगों से लोग पूछते हैं कि हम पाकिस्तान जाएं, आप अक्सर हंस के उड़ा देते हैं। लेकिन ये जरा सोचिए कितनी तकलीफ की बात है। इस बात के एहसास को सोचिए कि कभी कोई बच्चा माँ के पास जाते हुए भी डरता है, जहां पर हमें पनाह मिलनी चाहिए। यकीन कीजिए, अमेरिका में होता था, 14-15 साल यहां पढ़ाया, जैसे ही पाकिस्तान में पाँव रखता था लगता था कि वहां आ गया हूं जहां मैं फर्स्ट क्लास। कभी लेकिन अब जब मैं वहां से निकल रहा था, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे निकले। किसी दिन दास्तान लंबी सुनाऊंगा, पूरी दास्तान सुनाऊंगा। मैं जब वहां से निकला तो तकरीबन 16 या 17 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया उस एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी थे। और एक ही बात बताता हूं मैं कैसे निकला, इतनी बात करूंगा सिर्फ कि हाई कोर्ट ने 3 दफा फैसला दिया कि इसको जाने दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफा फैसला दिया। जब मैं एयरपोर्ट जाता था पुलिस से गाली जाती थी, मुझे निकलने नहीं दिया जाता था। 3 दफा मुझे वहां पर गिरफ्तार करने की कोशिश की। हुकूमत में रहा था, इसके ऊपर कोई टिप कर देता था पहले और मैं बच जाता था। मेरे बुकला को एक दिन गिरफ्तार कर लिया एयरपोर्ट के हदूद के अंदर। खैर हमने वो वीडियो बना ली, वीडियो बना के अगले दिन कोर्ट में प्रेजेंट की। कोर्ट ने फिर बड़े गुस्से में 3री दफा ऑर्डर दिया, तो मेरे वकीलों ने कहा कि निकल जाए। तो उस दिन खान साहब की अदालत में पेशी थी, तो मैंने उनके कान में एक बात बता के उनसे मशवरा लिया और उन्होंने जो मुझे मशवरा दिया वो दुरुस्त साबित हुआ। मैंने उन्हें कहा कि कानूनी तौर पर तो मैं नहीं निकल सकता, अब मुझे जो है वो रोटी निकालेंगे। तो आप सब जानना चाह रहे हैं कि रोटी कैसे निकालेंगे। तो मुझे ये पता है कि जब हम सारे रोटी खा लेते हैं रज के तो हम सो जाते हैं। तो मैंने फ्लाइट का ऐसा टाइम रखा जिसमें सहरी के फौरन बाद की फ्लाइट थी, टर्किश की 5:45 PM। और मैंने कहा कि आप ये ट्रिक लगा के देखते हैं, ज्यादातर लोग दबा के खाना खा के सोए होंगे। और वही हुआ, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला शेर का बच्चा मौजूद नहीं था जिससे मुझे रोकना था, क्योंकि मैंने लास्ट मिनट फ्लाइट के एयरपोर्ट पहुंचने से 10 मिनट पहले एयरपोर्ट की पार्किंग के अंदर खड़े होकर टिकट खरीदी
और मैं मास्क लगा के अंदर वॉक कर गया। मुझे उनको पहली दफा पता तब चला जब मैं पासपोर्ट कंट्रोल पे पहुंचा कि मैं हूँ, मेरा पासपोर्ट देख के। उन्होंने बहुत फोन करने की कोशिश की जिनसे पूछना था, लेकिन वो दबा के सही करके सोए हुए थे और इसलिए वो मेरा फ्लाइट नहीं थी। और मेरे अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, मेरे जो मुखला है वो सारे इस चीज के गवाह हैं, क्योंकि वो फ्राइडे को कोर्ट ने फैसला दिया था और उन्होंने कहा कि आज ही निकल जाओ। तो मैंने बुरहान मौजूद साहब मेरे वकील थे, उसमें अनवर मंसूर साहब मेरे वकील थे, अटॉर्नी जनरल साहब का, उसके अंदर राणा अब्दुल शकूर थे, चौधरी रमजान थे। तो उन सब ने मुझे कहा कि आप आज ही निकल जाएं क्योंकि कोर्ट ने आज फैसला दिया। तीसरी बार जब मैंने अटेंड करी तो मैंने उन चारों को कहा कि आज नहीं निकलूंगा, मुझे रोटी लेके जाएगी बाहर और मुझे देखने दें कौन सी फ्लाइट है जो रोटी खाने के फौरन बाद जाती है, तो उसी में जा सकूंगा। तो मुझे पाकिस्तान के अंदर से रोटी ने निकाला है और अल्लाह के करम से निकाला है। तो इसलिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पे यकीन रखिए, पाकिस्तान पर यकीन रखिए, इमरान खान पर यकीन रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ना कोई हमारे लिए बेहतर सा जवाब क्रिएट करेगा जो हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, हम सब के लिए होगा। अक्सर आप पूछते रहते हैं कि आप लोग क्या करें, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करें। तो मैं हर जगह जहां भी जाता हूं मैं 3-4 चीजें ओवरसीज पाकिस्तानी को कहता हूं। एक तो बददिल नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। नाउमीदी गुनाह है हमारे मजहब के अंदर, आपने नाउमीद नहीं होना। 1 दूसरा, आवाज उठाइए। आप यहां से बैठ के पाकिस्तान के अंदर धरने या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप अगर वहां जाएंगे 8 दिन के लिए जाएंगे, 10 दिन के लिए जाएंगे, आपकी यहाँ फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, नौकरियां हैं, तो आपने यहां से करना है जो भी करना है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लेजिस्लेटर से मिले, 4-4, 5-5, 10-10 के ग्रुप बना के मिले, आप अपने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिले, आप जितने भी मीडिया है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिले, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जितनी है। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, ये बहुत ही बदकिस्मत बात है। हालांकि इमरान खान ने जितनी इस्लाम की खिदमत की है उतनी शायद किसी भी दुनिया के वर्ल्ड लीडर ने नहीं की आजकल के दिनों के अंदर। इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक आध इक्का दुक्का छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब आप सोचते होंगे क्यों आवाज नहीं उठाई? उनके मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है जहां से वो ज्यादा बिलोंग करते हैं। उनके लिए मसला नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, ये उनका मसला नहीं है, किंगशिप है। मतलब उनको ये नॉर्मल लगता है जो आपके साथ हो रहा है, ये उनके यहाँ कई सालों से होता आ रहा है, तो उनके लिए नॉर्मल है, तो वो इसको कोई खास चीज समझते नहीं। तो आपका मसला डिफरेंट है, उन्हें भी एंगेज कीजिए, उन्हें बताइए कि आपका मुल्क डिफरेंट है उनके मुल्कों से, आपको डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। उनके मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन यहाँ तो है, तो आप आवाज उठाइए। अमेरिकी मीडिया से मिलिए, अमेरिकी लेजिस्लेटर से मिलिए, अब इमरान खान के लिए आवाज उठाइए। 2-3 चीजें मांगिए, कुछ ना मांगिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इमरान खान को कोई एनआरओ मिले, अमेरिका लेके दे या कोई भी दे, हमें बिल्कुल एनआरओ नहीं चाहिए। इमरान खान एनआरओ नहीं लेना चाहता। हम 3 चीजें चाहते हैं। हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ के अंदर फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा। फ्री एंड फेयर ट्रायल आज दे दें, इमरान खान 1 घंटे में बाहर होगा। हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं जिसके अंदर जिन्होंने जुल्म किया उन तमाम लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं जिसमें मजलूम की दादरसी करे उसकी स्टेट। हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं ताकि गरीब और अमीर बराबर पे ट्रीट हो। उसके साथ हम क्या चाहते हैं? हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ के अंदर जस्टिस भी आता है ऑफकोर्स। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं जिसमें फ्री फेयर इलेक्शन, ताकि आवाम चुने उन्होंने किसको चुनना है, उन्होंने किससे 25,000 लेना है, किससे नहीं लेना, उन्होंने बिजली के पैसे कितने देने हैं, उन्होंने चीनी के पैसे कितने देने हैं, उन्होंने किसको हुक्मरान बनाना है, उन्होंने G20 में अपना पता खड़ा देखना है या नहीं देखना, ये आवाम को करने दीजिए। उसके लिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच दीजिए, बोलने का हक दीजिए, सोचने का हक दीजिए, ताकि दोबारा कोई अर्शी शरीफ ना बने, दोबारा कोई इमरान रियाज ना बने। आप लोगों को सोचने का और बोलने का इख्तियार दीजिए। ये 3 चीजें मांग रहे हैं। ये 3 चीजें पूरी दुनिया की आज की मॉडर्न वर्ल्ड के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ये उनके सतून हैं किसी भी
किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी डेमोक्रेसी के, ये तीनों ही असूल हैं और हम वही मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे दुनिया से। इसके लिए अमेरिका में आवाज उठाइए, यूरोप में आवाज उठाइए। और आखिरी बात करके आपसे इजाजत दूंगा कि 17 तारीख को 17 सितंबर वॉशिंगटन डीसी में दोपहर के बाद दोपहर के टाइम तकरीबन व्हाइट हाउस के सामने पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तानी इकट्ठे हो रहे हैं, एक मुजाहरा करने जा रहे हैं आज इमरान खान के हक में। एक पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। पर्पज ये है कि पूरी दुनिया की तवज्जो लाएं कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उसको प्रोसिक्यूट किया गया, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, वो बंद हो और उसको इंसाफ मिले। उसके साथ ही 22, 23, 24 इन तारीखों में 24 वाले दिन मेरा ख्याल है बड़ा प्रोटेस्ट यूनाइटेड नेशंस के सामने हो रहा है। पाकिस्तानी करने जा रहे हैं वहां पर भी अगर आप तशरीफ ला सके या आपका कोई जानने वाला तशरीफ ला सके तो ये 2 चीजें हैं जिनके ऊपर कीजिए। और इसके अलावा भी जहां पर आप प्रोटेस्ट कर सकें, जहां पर आप एंगेजमेंट कर सकें, जहां पर लोगों से बात कर सकें, ये मत सोचिए इससे नतीजा क्या निकलता है। आपकी जिम्मेदारी, कल डॉक्टर ताहिरा कह रही थी कि हमारी जिम्मेदारी आवाज बुलंद करना है, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उस आवाज को बुलंद करने के बाद क्या हुआ है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, हमारा काम आवाज बुलंद करना है, ये सोचे बगैर कि हमारी आवाज से क्या निकला है। क्योंकि मरने के बाद जब आप अल्लाह के हुजूर खड़े हो और वहां इमरान खान भी खड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो आप वहां जवाब दे सकें कि मैं हक पे खड़ा था, मैं सच पे खड़ी थी, मैं हक पे खड़ी थी, क्या मैंने दुरुस्त बात का साथ दिया था कि नहीं दिया था। आगे दुरुस्त बात का क्या बनता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो रब जाने और वो बात जाने, वो आपका लेना देना नहीं है। इसी के साथ एक दफा फिर मैं आपकी तमाम यहाँ की जितने भी लोग जिन्होंने सबको मुमकिन बनाया, खुसूसी तौर पर डॉक्टर ताहिरा बहुत देर से इंसिस्ट कर रही थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और इन्होंने बहुत ही शानदार इन्होंने आप सबको इकट्ठा किया। आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला, मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, आपको मेरे से मिलने का मौका मिला और हम किसी न किसी तरीके से हमने इमरान खान को याद किया, उसकी पाकिस्तान के लिए खिदमत को याद किया। आज ये ज़हन में रखिएगा कि वो जेल के अंदर भी बैठा। मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, वो अपनी अगली हुकूमत का पॉलिसी मेकिंग कर रहा होगा अंदर बैठा, वो अपनी कैबिनेट कर रहा होगा, वो कह रहा होगा शहबाज है। वो अंदर बैठा ये तंजीम साल ज़हन में कर रहा होगा कि अगली हुकूमत में फलां को मैंने कहाँ खिलाना है, फलां को कहाँ खिलाना है, ये काम गलत हुआ पिछली दफा, ये नहीं करना, इस तरीके से गलत हुआ, ये नहीं करना। He always reflects and he always learns। और इतनी आपको जाते जाते एक और दास्तान सुना जाता हूँ, इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक गाड़ी थी जो बुलेट प्रूफ थी और पुरानी गाड़ी थी बहुत। जब हम गवर्नमेंट से उतरे तो हमारे पास वो बुलेट प्रूफ बड़ी पुरानी गाड़ी थी और जो हमारे पास सरकार की तरफ से गाड़ी मिली थी वो बम प्रूफ नहीं थी, तो उसकी बुलेट प्रूफ की कैपेबिलिटी क्या थी। तो बड़ी पुरानी गाड़ी थी जिसमें वो सिक्योरिटी के फीचर थे जो चाहिए थे उस पर। तो उसका सारा जो सामने डैशबोर्ड था वो जैपनीज था। तो खान साहब हमेशा अगली सीट पे बैठना चाहते होते हैं, तो मैं उनके पीछे बैठता था, ड्राइवर गाड़ी चलाता था। तो उनको टाइम देखने की आदत है, घड़ी नहीं पहनते, तो सामने गाड़ी का टाइम देखते, तो उस गाड़ी का टाइम खराब था, वो सही नहीं था। अब उन्होंने बार जाहिर बात, उन्होंने पहले बैठते ही ड्राइवर को कहा कि इसका टाइम ठीक करो, उसे गाड़ी ठीक है, तो ठीक कर दूंगा। पहुंच गए, वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने फिर ड्राइवर को कहा कि यार आपको कहा इसका टाइम ठीक करो, मैं गलत टाइम देखता रहता हूँ, मुझे अंदाजा नहीं होता। तो उसे कहा ठीक है। तो जब उस दिन गए तो उसने मुझे बताया कि सर ये जापानीज में है, मैंने बड़ी कोशिश की है, तो ये ठीक नहीं होती। मैंने कहा अच्छा ठीक, कुछ करते हैं। मैंने रात को मैं गया, सारी रात फोन जापानीज वेबसाइटें सब कुछ डाउनलोड करके अपनी तरफ से कोशिश की कि ये वक्त कैसे ठीक करना। वो ना मैं कर सका, नहीं समझ आई उसके फीचर्स की, पुरानी गाड़ी थी। अगले दिन फिर गाड़ी में बैठे तो खान साहब ने कहा कि देखते ही कहा कि शहबाज इसका टाइम ठीक करो, इससे नहीं होता। उन्होंने आपको जिम्मेदारी एस्केलेट कर दी, मुझे दे दी। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं करता हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं कोशिश कर चुका हूँ एक दफ़ा, मैंने एक दफ़ा फिर करता हूँ। मैं फिर रात को लगा रहा, वो मैंने यूट्यूब पे देखा कि टाइम कैसे सेट करते हैं ताकि वो बटन उतनी बार दबाऊँ
चलो नहीं समझ आ रही लैंग्वेज की, तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो करके सब कुछ करके देखा, वो नहीं हो रहा। अगले दिन फिर बैठे तो मुझे कहते हैं इसको ऐसे करो, इसके ऊपर टेप लगाओ ताकि मैं टाइम ठीक नहीं कर कहा। उन्होंने कि ठीक क्यों नहीं किया? मैंने कहा ये जैपनीज में ये नहीं होता, मैंने 2 दफा ट्राई किया, ड्राइवर में भी। तो मुझे कहते हैं इस पर टेप लगा, तो हमने टेप लगा दी और अब वो टाइम गलत नजर आना बंद हो गया, ठीक हो गया, चल पड़ा काम। दूसरे तीसरे दिन गाड़ी में बैठे तो टाइम नजर आया उनको, तो मुझे कहते हैं ये कैसे हुआ? तो उनको मैंने बताया, उससे पहले आपको बताता हूँ कि मैं घर पे सोया हुआ था, शाम में सोया नहीं था, शाम में अपने घर पे पहुंचा था, तो अचानक मुझे एक तरीका याद आया कि टाइम ठीक हो सकता है। तो मैं वापस गाड़ी निकाली और ड्राइवर के साथ बनी गाला पहुंचा। 11:15 साढ़े 11 रात के हुए थे। मैं ड्राइवर सो गया था, नमाज पढ़ता था, सुबह उठ के जल्दी सोता। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा यार गाड़ी खोलो जरा, उसका टाइम ठीक करना है। तो उसे मेरी तरफ देखा कि पागल हो गया, 11:30 बजे सो के उठा के यार टाइम ठीक करना है। तो क्या उसने गाड़ी खोली, इसका बोनट खोला, तो बैटरी का हमने वो उसको अनस्क्रू किया और मैंने टाइम देखा जब पूरे 12 बजे, तो उसको हमने उतार के दोबारा लगाया तो टाइम ठीक हो गया। तो खान साहब ने अगले दिन मुझे कहा कि ये कैसे हुआ है? मैंने जब वो उतारा तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये और तो किसी तरीके से ठीक नहीं होता था। तो मुझे कहते हैं फिर इसका मतलब है कि अगली दफा हुकूमत आए तो पंजाब पुलिस तुम्हें ही दे दूं वो इसी तरह से ठीक हो सकती है। तो बहरहाल कहने की बात ये है कि he loves you all. He's always worried about you. He always he feels very proud about overseas Pakistan. मैंने किसी शख्स को पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर इतना गुमान करते नहीं देखा, गुरूर करते नहीं देखा। उनको आप पे फख्र नहीं बल्कि आप पे गुरूर है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो उनको अपना आप लोग अपना न्यूक्लियर आर्सेनल लगते हैं पाकिस्तान, वो इतना ज्यादा फख्र करते हैं। तो इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। सिर्फ मुझे जो इस टाइम तकलीफ है वो जो हमारी खवातीन जेल के अंदर है, इमरान खान की तो है ही है, लेकिन जो हमारी खवातीन है, ये ना हमारी सकाफत है, ना हमारी तहजीब है, ना हमारी रवायात हैं। और मैं ताकतवरों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खवातीन को जेलों से निकलने दें। 100 दिन से ज़्यादा हो गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ऐसा नुकसान होगा जो उनकी ज़िंदगियों में कभी रिकवर नहीं हो सके। तो मेहरबानी करें, उन पर टच करें और हम पर टच करें खवातीन के लिहाज से। बाकी जो मर्द हजरात हैं, यहाँ इमरान खान है, उनके ऊपर तो चले जो जुल्म हो रहा है वो काटेंगे और जब अल्लाह को मंजूर होगा उसमें से निकलेंगे, लेकिन खवातीन को इसमें से अलग करें। ये खवातीन और बच्चों के लिए ये हमारी रवायात नहीं है, इस पर मेहरबानी कीजिए। एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है जब मैं पकड़ा गया था, जेल में था, आप सब ने मेरे लिए बड़ी दुआएं की थी। आप सब मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा आपसे ये वादा है कि कोई भी बुरा काम करूँगा, कभी करप्शन नहीं करूँगा, जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा की जाती है। एक दफ़ा गुस्से में आके मैंने जज साहब को कहा था, जो मुझे बार बार बुलाते थे, वो वकीलों के पैसे देने पड़ते थे मुझे बार बार ट्रायल में। तो मैंने एक दिन उन्हें कहा कि जज साहब मिडिल क्लास से हूँ, इस दफ़ा माफ़ी दे दे, करप्शन नहीं की, अगली दफ़ा ज़रूर करूँगा। तो गुस्से में कहा था उनको, वो भी हंस पड़े गए, लेकिन खान से एक बात सीखी है कि आप लोगों को धोखा मत दें, करप्शन मत करें। बाकी आपसे गलती हो जाए, गैर दानिस्ता गलती हो जाए, वो आपका रब भी माफ़ कर देता है, लोग भी माफ़ कर देते हैं। खान साहब के लिए दुआ कीजिए, उनका बाजू बनिए और उनके लिए आपको हौसला नहीं छोड़ना, आपने कहीं भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम अंधेरा नजर आ रहा होगा, कहीं पर कोई आपको उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही होगी। जब बहुत अंधेरा होता है ना, वहीं से सूरज टूटता है, वहीं से रोशनी निकलती है। बस वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमने इंतज़ार करना है, सरात मुस्तकीम पर रहना है और इंशाल्लाह अल्लाह इमरान खान का हामी नासिर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।